Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss examples of appointment and remuneration of managerial personnel. Okay, तो इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपके मटेरियल में दे रखे हैं, और आने वाली वीडियोस में इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे जो चैप्टर के एंड में दे रखे हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में, जिसमें दे रखा है हमें X वॉज अपॉइंटेड एज MD फॉर लाइफ. ओके, यानी लाइफ टाइम के लिए X को अपॉइंट किया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. ओके, यानी एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा दे रखा है कि लाइफ टाइम के लिए हम MD को अपॉइंट कर सकते हैं. ओके, और वो जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट कब हो रही है? 1 जून 2019 को. बट एज पर सेक्शन 196 सबसेक्शन 2 of Companies Act 2013 lays down that no company shall appoint or reappoint any person. किसी भी पर्सन को हम अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं कर सकते एज इट्स MD, WTD या फिर मैनेजर फॉर टर्म एक्सीडिंग 5 years एट अ टाइम. बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कितने टाइम के लिए किया जा रहा है? लाइफ टाइम के लिए. ओके, तो ये जो प्राइवेट कंपनी है इसके लिए भी कोई कंसेशन या फिर एक्सेप्शन नहीं दे रखा है एक्ट में, यानी अलाउड नहीं है हमको 5 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट या रीअपॉइंट करना किसी भी पर्सन को एज ए MD, WTD या फिर मैनेजर. ओके, तो X कैनॉट बी अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लाइफ. तो इसमें सेक्शन का रेफरेंस कौन सा है? सेक्शन 196 सबसेक्शन 2, जो कि है टेन्योर वाला, जिसमें टेन्योर दे रखा है कि कितने टाइम के लिए हम अपॉइंट कर सकते हैं. तो इसके 2 पॉइंट थे. पहला पॉइंट था नो कंपनी शैल अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स MD, WTD या फिर मैनेजर फॉर टर्म एक्सीडिंग 5 years एट अ टाइम. यानी एक बार में हमें 5 साल तक का ही अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं. ओके, न 6 साल का न 7 साल का. ओके, ओनली मैक्सिमम 5. सेकेंड एक और पॉइंट था इस सेक्शन में, वो था इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. सपोज कीजिए हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया MD को, और उसके जस्ट बिफोर 1 year हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं. ओके, बट उससे पहले हम नहीं कर सकते. राइट, तो ये 2 पॉइंट दे रखे थे सेक्शन 196 सब सेक्शन 2 टेन्योर में. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लियर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, जिसमें दे रखा है एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जो अपॉइंट हो रहा है इन बोर्ड मीटिंग. ओके, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ वो कब? 20 मई 2019. और जनरल मीटिंग जो है शेयर होल्डर्स की वो कब है? 17 जून 2019 को. और उसमें उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसका अप्रूवल लिया जाएगा. राइट, यानी पहले उस MD को अपॉइंट कर दिया बोर्ड मीटिंग में, बट जो उसका अप्रूवल है वो कब लेंगे हम? जनरल मीटिंग में. राइट, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा 17 जून 2019 को. बिफोर होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग से पहले MD जो भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है विद अनदर कंपनी ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, यानी अच्छे खासे जरूरी जो एग्रीमेंट है वो कर लेता है. ओके, यानी किसी और कंपनी से वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है इस टर्म के बीच में, यानी 17 जून एंड 20 मई, इन दोनों के बीच में जो टर्म है उसमें वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है विद अनदर कंपनी. 3 जून को वो करता है सपोज कीजिए. ओके, सो जनरल मीटिंग हेल्ड कब होगी? 17 जून को, बट डिड नॉट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ MD. यानी अब क्या हुआ, जब 17 जून को AGM हुई उसमें अपॉइंटमेंट अप्रूवल नहीं मिला. ओके, शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल नहीं दिया इस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ MD अपॉइंट करने के लिए. ओके, तो अब क्या हमसे पूछ रहा है वेदर द एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट, यानी जो भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ने वो वैलिड है या नहीं है. सो आंसर होगा इसका यस, द एग्रीमेंट इज़ वैलिड. द एक्ट्स डन बाय MD फ्रॉम 20 मई टू 17 जून. ओके, यानी बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया एंड 17 जून जब हमने अप्रूवल लिया, बट अप्रूवल दिया नहीं शेयर होल्डर्स ने. ओके, यानी अप्रूवल के लिए कब हम गए? जनरल मीटिंग में. राइट, तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी उसने एक्ट किए हैं वो वैलिड माने जाएंगे एज पर सेक्शन 196 सबसेक्शन 5. ओके, इसमें दे रखा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कोई भी अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर अप्रूव नहीं होता है कंपनी में एट अ जनरल मीटिंग. तो एक्ट जो भी डन किए हैं उसने बिफोर सच अप्रूवल वो सारे वैलिड माने जाएंगे. राइट, सो
up to the non-approval of his appointment by the shareholders at the general meeting shall be valid subject to the provisions of the Companies Act 2013. सिंपल सी बात है, इसका सेक्शन का रेफरेंस कौन सा है? सेक्शन 196 सबसेक्शन 5, जिसमें दे रखा है वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, जिसमें दे रखा है सुकन्या कंपनी लिमिटेड. एक कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऑब्वियसली, राइट. उसको अप्रूवल मिला है अपॉइंटमेंट के लिए, किसका? मिस्टर राजाराम का एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. ओके, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे हमने अपॉइंट किया है किसको? राजाराम को. और वो अप्रूवल भी मिल चुका है एट कंपनीज लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग. ओके, तो यानी अप्रूवल वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी है, उसको अप्रूवल मिल चुका है. नाउ अकॉर्डिंगली मिस्टर राजाराम जो है वॉज वेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी, राइट. बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके पास सब्सटेंशियल पावर्स होती है या फिर पूरी की पूरी पावर्स होती है, राइट. तो वो जैसे ही अपॉइंट हुआ उसको सारी पावर्स मिल गई, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी. आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद, फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ राजाराम, कंपनी क्या चाह रही है? मिस्टर राकेश को अपॉइंट करना चाह रही है एज अ मैनेजर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी. अब कंपनी इज़ इन डिलेमा रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राकेश. तो आपको एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइस करना है, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना है टू द कंपनी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ राकेश कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. नाउ जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एक कंपनी में कभी मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों साथ में अपॉइंट नहीं हो सकते, राइट. बट हमने जो फर्स्ट डेफिनेशंस पढ़ी थी मैनेजिंग डायरेक्टर की, मैनेजर की, होल टाइम डायरेक्टर की, बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी. तो उसमें जो मैनेजर की डेफिनेशन थी ना, वो क्या थी? कौन सा सेक्शन था डेफिनेशन का? सेक्शन 2 सब सेक्शन 53, जिसमें डेफिनेशन दे रखी है मैनेजर की. तो मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल subject to the superintendence, control, direction of the board of directors, has the management of the whole, यानी सारा मैनेजमेंट या फिर substantially the whole of the affairs of a company that includes the director of any other person occupying the position of a manager. यानी उसके पास पावर होती है पूरी की पूरी या फिर substantially the whole. ओके, और उसमें साफ साफ दे रखा था कि कोई भी पर्सन जिसके पास पूरी पावर्स है या फिर सब्सटेंशियल पावर्स है वो होता है मैनेजर. ओके, और पावर कौन सी? टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी. देयरफॉर अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ मैनेजर टू हेड एनी डिपार्टमेंट, यानी कोई भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, लाइक मार्केटिंग का मार्केटिंग हेड होगा, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हेड जो मैनेजर होता है, फाइनेंस का मैनेजर अलग होता है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होता है. तो वो जो मैनेजर्स हैं उनको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर नहीं किया गया. ओके, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ मैनेजर टू हेड एनी डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी सेड टू बी अ मैनेजर विद इन द डेफिनेशन. ओके, बिकॉज इस डेफिनेशन में उसको पूरी पावर्स मिल रही है टोटल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी की, पूरी या फिर सब्सटेंशियल. ओके, सो इस केस में अब आप देख सकते हैं कि इसमें डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है. तो फर्दर द प्रोविजंस ऑफ Section 196 subsection 1 of the Companies Act 2013 applies to manager falling within this definition. ओके, यानी इस डेफिनेशन में जो मैनेजर है उसकी बात हो रही है. तो ऐसे कोई मैनेजर को अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं जिसको हम पूरा का पूरा कंपनी का अफेयर्स संभालने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं या फिर सब्सटेंशियली द होल, ओके, उस केस में ये दिक्कत आती है. बाकी इस पर्टिकुलर चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज जो हेड है वो उसी चीज़ का मैनेज करेगा. ओके, हम पूरा का पूरा बिजनेस उसको मैनेज करने के लिए नहीं दे रहे हैं, राइट. तो वो जो मैनेजर है जो इस एग्जांपल में अपॉइंट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, राइट. तो उसको हम डेफिनेटली अपॉइंट कर सकते हैं. सो इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर राकेश इज़ नॉट फॉलोइंग इन द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 एंड अकॉर्डिंगली सेक्शन 196 सब सेक्शन 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगा. यानी वो जो चीज़ थी हमने पढ़ी थी कि मैनेजर और एमडी दोनों साथ में अपॉइंट नहीं हो सकते, वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा बिकॉज जो मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में फॉलो ही नहीं कर रहा है. ओके, बिकॉज वो जो है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, न कि पूरे बिजनेस का हम मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं उसको.
So hence the company can go ahead with the appointment of Mr. Rakesh as a manager of the finance department. वो कर सकती है उसका अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4 जिसमें दे रखा है विरासत कंपनी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, ओके, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स हैं और वो अपॉइंट कर रही है कंपनी मिस्टर वाकरिया को एज एमडी इन अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग, ओके। बट मिस्टर वाकरिया जो है वो एक और पब्लिक कंपनी यानी दूसरी कोई पब्लिक कंपनी में भी एमडी है। देन उस केस में हमारा कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 का थर्ड प्रोविजो, ओके, जिसमें दे रखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर इन मोर देन वन कंपनी। अगर ऐसा कभी भी होता है देन हमें 3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। पहला, द पर्सन सो अपॉइंटेड या फिर एम्प्लॉयड एज एम डी शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन, यानी एक ही अदर कंपनी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। तो इस एग्जांपल में एक ही अदर कंपनी है, राइट, यानी हमारी कंपनी में तो आने वाली एजीएम में वो अपॉइंट होगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए वो किसी और अदर पब्लिक कंपनी में भी एमडी है पहले से ही, ओके, यानी अदर कंपनी जो है वो एक ही है, राइट। तो पहली कंडीशन कंप्लाई हो गई। सेकंड कंडीशन होती है सच अपॉइंटमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट इज़ मेड और अप्रूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड विथ कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, ओके, यानी जो कंसेंट है वो सारे के सारे डायरेक्टर्स की मिलनी चाहिए हमें जो भी प्रेजेंट है मीटिंग में, ओके। तो वो हम देखते हैं आगे क्या केस है। और थर्ड जो है वो हमें क्या है, स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, किसको? सारे डायरेक्टर्स को जो भी प्रेजेंट है इन इंडिया। तो मिस्टर वाकरिया को हमने स्पेशल नोटिस, मतलब उसका जो अपॉइंटमेंट है उसका स्पेशल नोटिस भेज दिया सारे डायरेक्टर्स को, राइट, कि ये रेजोल्यूशन जो है वो होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन कंप्लाई हो गई, पहली कंडीशन। सेकंड, द रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वाकरिया हैज़ पास्ड एट अ बोर्ड मीटिंग आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 8 डायरेक्टर्स जो थे वो प्रेजेंट थे, बट वोट किसने किया? 6 डायरेक्टर ने इन फेवर, ओके, यानी 2 डायरेक्टर ने वोट किया ही नहीं। देन सेक्शन में क्या दे रखा है कि हमें सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए जो भी प्रेजेंट है मीटिंग में, तो वो कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई, राइट। सो 3 में से एक कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई हमारी कि वोट हमारा जो है वो सारे डायरेक्टर्स ने नहीं किया जो भी प्रेजेंट है इन मीटिंग। तो सो इन दैट केस मिस्टर वाकरिया का जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड नहीं है इन लॉ एज द रेजोल्यूशन इज़ नॉट पास्ड बाय द ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग, ओके, यानी सारे डायरेक्टर्स जो भी प्रेजेंट थे बोर्ड मीटिंग में उन्होंने वोट इन फेवर नहीं किया, ओके, यानी अपनी कंसेंट नहीं दी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5 जिसमें दे रखा है स्टार हेल्थ स्पेशलिटीज़ लिमिटेड जो है वो ओन्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन चेन्नई, ओके। तो उसने क्या किया, हैमिल्टन जो कि एक प्रैक्टिसिंग हार्ट सर्जन है उसको अपॉइंट कर दिया एज इट्स डायरेक्टर एंड इट वांट्स टू पे हिम फी, ओके, ऑन केस टू केस बेसिस फॉर सर्जरी परफॉर्म ऑन द पेशेंट्स एट द हॉस्पिटल, ओके, यानी हमने क्या किया, उसको डायरेक्टर तो अपॉइंट कर ही दिया और साथ ही साथ वो जो भी सर्जरी करता था उसके लिए हम उसको क्या करते थे, फीस भी देते थे, ओके, केस टू केस बेसिस पे। तो क्वेश्चन अराइज होता है वेदर द पेमेंट ऑफ सच फी वुड अमाउंट टू पेमेंट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यानी जो भी फीस हम पे कर रहे हैं उसको क्या वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के अंदर आएगी यानी इंक्लूसिव होगी। तो उसी की बात करेंगे। सो इन द गिवन केस डॉक्टर हैमिल्टन जो है अपॉइंट हुआ है एज अ डायरेक्टर और उसको फीस भी पे करनी है जो भी सर्जरीज परफॉर्म वो करता है। तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट सच पेमेंट इज़ परमिसिबल अंडर सेक्शन 197 सब सेक्शन 4 जिसमें था क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। तो उसमें दे रखा था कि रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर shall be inclusive of the remuneration payable for the services rendered by him in any other capacity, okay, यानी हम कुछ भी सर्विसेज वो परफॉर्म कर रहा है डायरेक्टर, ओके, या कुछ भी जो भी वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है उसके लिए अलग से हम उसको जो भी सर्विसेज के लिए जो पैसे दे रहे हैं
वो इंक्लूसिव होगा, यानी उसे हम मैनेजरियल रेमुनरेशन यानी रेमुनरेशन पेबल जो है उसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, बट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यानी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हम उस पर्टिकुलर फीस को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज वो जो सर्विसेज है वो प्रोफेशनल नेचर की है, और डॉक्टर जो है वो प्रोफेशनल है, राइट। वो जो भी सर्विसेज दे रहा है और जो भी सर्जरीज कर रहा है वो प्रोफेशनल नेचर की है, राइट। एंड इन द ओपिनियन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, अगर वो है तो, अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन अदर केसेस डायरेक्टर possesses द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। ओके, यानी एनआरसी के ओपिनियन में, अगर एनआरसी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियन में वो जो पर्सन है उसके पास कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है या फिर कुछ कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है या फिर कुछ भी ऐसा क्वालिफिकेशन है जिससे वो पर्टिकुलर सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, देन उस केस में क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर फीस को इंक्लूड नहीं करेंगे मैनेजरियल रेमुनरेशन में। ओके, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में दे रखा है 197 सब सेक्शन 4 में। सो द कंपनी देयरफॉर कैन पे एक्स्ट्रा रेमुनरेशन टू डॉक्टर हैमिल्टन, लाइक प्रोफेशनल फीस दे सकते हैं हम, सर्जरीज परफॉर्म जो भी कर रहा है उसके हिसाब से, इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। वो पेमेंट जो है वो नॉट बी कंस्टिट्यूट एज अ मैनेजरियल रेमुनरेशन अंडर दिस एक्ट, यानी मैनेजरियल रेमुनरेशन जो है उसमें इस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए हम जो भी फीस पे कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज ये जो सर्विसेज वो दे रहा है वो प्रोफेशनल नेचर की है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियन में या फिर एनआरसी अगर है तो उसके ओपिनियन में वो जो डॉक्टर है या जो भी पर्सन है, डॉक्टर के अलावा और कुछ भी हो सकता है, वो जो भी काम कर रहा है वो प्रोफेशनल नेचर का है एंड उसके पास वो क्वालिफिकेशंस है। ओके, किसके ओपिनियन में, एनआरसी अगर एप्लीकेबल है तो, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6, जिसमें दे रखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हैव अ फिक्स्ड पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस फॉर ईच मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 30,000। ओके, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है कि जो सिटिंग फीस होगी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स की वो 30,000 है। ओके, और जो सेक्शन 197 सब सेक्शन 5 जो है सिटिंग फीस टू डायरेक्टर्स, जिसमें रूल 4 में दे रखा है कि सिटिंग फीस जो है वो एक्सीड नहीं हो सकती 1 लाख रुपीज़ पर मीटिंग ऑफ द बोर्ड या फिर कमेटी से। ओके, तो इससे अंडर ही है अभी तो, राइट। तो जो उनको क्या लग रहा है कंपनी वालों को कि इन व्यू ऑफ इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, तो कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज द सिटिंग फीस टू 45,000, यानी 30 to 45 करना चाह रहे हैं वो पर मीटिंग। तो विद रेफरेंस टू द सेट प्रपोजल सेक्शन 197 सब सेक्शन 5 जो कि सिटिंग फीस का सेक्शन है, वो प्रोवाइड करता है अ डायरेक्टर में रिसीव रेमुनरेशन बाय वे ऑफ अटेंडिंग बोर्ड या फिर कमिटी मीटिंग्स और एनी अदर पर्पज एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ सच शैल नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब अमाउंट, जो कि रूल 4 में दे रखा है कितना, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर मीटिंग। और एक और चीज़ दे रखी है कंडीशन क्या, कि सिटिंग फीस जो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देंगे या फिर वुमेन डायरेक्टर को देंगे वो लेस नहीं होनी चाहिए अदर डायरेक्टर से। ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक अदर डायरेक्टर्स जो है वो उनको ज़्यादा फीस दे रहे हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कम फीस दे रहे हैं। ओके, तो ये दो बातें दे रखी है सेक्शन 197 सब सेक्शन 5 में। तो जैसा कि एग्जांपल में दे रखा है तो उससे क्लियर है कि सिटिंग फीस जो है वो इंक्रीज़ होगी 30 to 45, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें पास करेंगे हम रेजोल्यूशन एंड अल्टर करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हेन सिटिंग फीस स्टैंड इंक्रीज फॉर अदर डायरेक्टर्स के लिए जैसे ही इंक्रीज़ होगी, बिकॉज 30 to 45 करेंगे हम सारे डायरेक्टर्स के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उनको हम इससे कम बाद में फ्यूचर में पे नहीं कर सकते, ना ही वुमेन डायरेक्टर को। ओके, इस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बट वुमेन डायरेक्टर पे भी सेम अप्लाई होगा, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7, जिसमें दे रखा है एग्रोकेमिकल लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो जानना चाहती है प्रोविजंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, जिसका सेक्शन है 204 सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज। ओके,
तो सबसे पहले एक बार वो सेक्शन रिवाइज कर देते हैं। उसमें सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो कौन कौन सी कंपनीज़ पे अप्लाई होती थी। पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी, यानी कोई कंडीशन नहीं है, सारी लिस्टेड कंपनीज़ पे अप्लाई होगा। सेकंड, प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज़, जिसके लिए हमें रेफ़र करना पड़ता है रूल 9, ओके, जिसमें 3 कंपनीज़ मतलब प्रिस्क्राइब कंपनीज़ दे रखी है। सबसे पहला, एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, या फिर एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। थर्ड, एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स या फिर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑफ 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, ओके। तो ये कंडीशंस दे रखी है। ये सारी कंपनीज़ में से कोई भी कंपनीज़ में अगर वो फॉल करती है कंपनी, देन उसको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा, ओके। तो चलते हैं एग्जांपल पे। The board of directors of the company appointed an expert to analyze the business of the organization and advise whether they are contravening the provisions of Companies Act 2013, as they never conducted secretarial audit, thinking they don't have enough business transaction to consider these requirements earlier। अब कंपनी के बारे में कुछ बातें दे रखी है कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 45 करोड़, बट कंडीशन कितनी थी, 50 करोड़ रुपीज़, ओके। तो यानी अभी तक पेड अप शेयर कैपिटल में तो नहीं आया केस, राइट। और टर्नओवर कितना है, 200 करोड़, बट प्रेस्क्राइब कितना है, 250 करोड़, तो उसके वो भी लिमिट में है अभी। बट आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स कितना है, 150 करोड़, बट लिमिट में कितना दे रहा है, 100 करोड़, ओके। तो ये जो है आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स जो है वो एक्सीड हो गया। तो इन द गिवन केस एग्रोकेमिकल लिमिटेड हैज़ पेड अप शेयर कैपिटल 45 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़, बट आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स जो है वो 150 करोड़ है, जो क्रॉस हो रही है थ्रेशोल्ड लिमिट से, ओके। तो सेक्रेटरियल ऑडिट कराना ज़रूरी है बिकॉज वो 100 करोड़ से एक्सीड हो गया उसका आउटस्टैंडिंग लोन। सो अकॉर्डिंगली एग्रोकेमिकल लिमिटेड इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ओके। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है सेक्रेटरियल ऑडिट का।